नमस्ते साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल अटेंडेंस रूल्स। हम सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा कर्मचारियों को और अपने पेंशनर्स को जो है वो मेडिकल की सुविधा दी जाती है। वो सुविधा किस प्रकार से मिलेगी, इंडोर आउटडोर रिम्बर्समेंट है, उसका रिम्बर्समेंट किस तरह से होगी, फिक्स मेडिकल, ओपन मेडिकल, फैमिली की डेफिनेशंस क्या है, डीडीओ लेवल पर हमें क्या क्या बातों का ध्यान क्या रखना है, उन सारी बातों को हम इस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, कि जब कोई कर्मचारी नियुक्त होता है तो उस वक्त की फॉर्मेलिटीज़ क्या रहेंगी। तो अपॉइंटमेंट के वक्त जो है कर्मचारी को एक ऑप्शन जो है मेडिकल के लिए एक्सरसाइज करनी है कि वो फिक्स्ड मेडिकल लेना चाहता है अपनी पे के साथ या ओपन मेडिकल लेना चाहता है। ये एक ऐसी ऑप्शन जो है वो अपने कंट्रोलिंग को एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जो है उसको सौंपनी होगी। और अगर वो ऐसा ऑप्शन जो है वो नहीं सौंपता है तब तक उसको जो है वो मेडिकल कंसेशन, मेडिकल अलाउंस की सुविधा तब तक प्रदान नहीं की जाएगी। और इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के बाद डीडीओ को उस ऑप्शन को जो है वो उसके सर्विस रिकॉर्ड में काउंटर साइन करने के बाद सर्विस कोड में पेस्ट करना है और उसके बाद ही उसको जो है वो मेडिकल की सुविधा जो है वो प्रदान करनी है। साथ ही साथ कर्मचारी को इसके साथ एक डिक्लेरेशन देनी है कि मेडिकल कंसेशन के लिए उसके ऊपर उसकी फैमिली के कौन कौन से सदस्य जो है वो आश्रित हैं, जिनके आधार पर वो भविष्य में जो है उनकी मेडिकल कंसेशन की सुविधा को लेना चाहता है। ये दो प्रमुख बातें जो है उस एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो करनी है। भविष्य में अगर उसका ऑफिस चेंज होता है ट्रांसफ़र के कारण, प्रमोशन के कारण, और वहाँ पर जाकर वो उस मेडिकल कंसेशन के लिए क्लेम करता है तो सबसे पहले डीडीओ को ये चेक करना है कि उसके सर्विस रिकॉर्ड में वो जो मेडिकल ऑप्शन और उसकी डिक्लेरेशन जो है वो अटैच्ड है। अगर वो मेडिकल की जो डिक्लेरेशन है और ऑप्शन जो उसके सर्विस रिकॉर्ड में अगर अटैच नहीं है तो उस समय के डीडीओ को जो है कंट्रोलिंग को जो है उस एम्प्लॉय को डिक्लेरेशन सबमिट करने के लिए कहना होगा और उस स्थिति में ही वो उस एम्प्लॉय को जो है मेडिकल कंसेशन की सुविधा जो है वो दे पाएगा। एक रिटायरमेंट की बात करते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उस समय क्या है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी जो रिटायरी है उसको नए सिरे से जो है वो ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि वो फिक्स्ड मेडिकल लेना चाहता है या ओपन मेडिकल लेना चाहता है। साथ ही साथ उसको अपने डिपेंडेंट्स, फैमिली की डिक्लेरेशन भी देनी है कि वो अपनी फैमिली के किन किन मेंबर्स के लिए जो उसके ऊपर आश्रित हैं उनके लिए वो मेडिकल कंसेशन भविष्य में लेना चाहेगा। और ये मेडिकल ऑप्शन जो है, डिक्लेरेशन जो है, अपने उस समय के कंट्रोलिंग द्वारा काउंटर साइन करवा कर जो है वो उस ऑफिस में एक प्रति उसकी देनी है और साथ ही साथ जहाँ से उसको जो है वो मेडिकल की अलाउंस की सुविधा मिलेगी यानी ट्रेजरी से, वहाँ पे भी उसको वो सबमिट करनी होगी, तभी वो मेडिकल सुविधा ले पाने का जो है वो पात्र होगा। एक इसमें रिटायरी के लिए एक सुविधा है कि जिस ऑफिस से वो रिटायर हुआ है अगर वो मेडिकल सुविधा जो है क्लेम्स की, रिबर्समेंट की उस ऑफिस से ना लेकर किसी और घर के नज़दीक के किसी कंट्रोलिंग से लेना चाहता है तो उस स्थिति में वो उस सुविधा को भी प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसको जो है एक आवेदन देना होगा और उस आवेदन को जो है वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो स्वीकार किया जाएगा। उस स्थिति में वो स्वीकृति के पश्चात अपने मेडिकल क्लेम जो है उस जहाँ के लिए उसने अपनी इच्छा जाहिर की है मेडिकल सुविधा लेने के लिए, रिम्बर्समेंट के लिए, वहाँ से वो ले पाएगा। फिक्स्ड मेडिकल की बात करते हैं कि फिक्स्ड मेडिकल क्या है। तो फिक्स्ड मेडिकल की अगर ऑप्शन को कोई एम्प्लॉई या रिटायरी जो है अगर ऑप्ट करता है तो उस स्थिति में उसको अपनी सैलरी के साथ या पेंशन के साथ जो है प्रति माह एक जो निर्धारित मेडिकल अलाउंस जो है वो उसको प्रदान किया जाएगा। हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल में ये जो मेडिकल अलाउंस जो है वो 400 रुपया प्रति माह है। साथ ही साथ उसको अगर इंडोर मेडिकल रिम्बर्समेंट
हॉस्पिटलाइज होता है वो या उसके परिवार का कोई सदस्य, तो उसकी सुविधा उसको मिलेगी फिक्स्ड मेडिकल में। ओपन मेडिकल की बात करते तो ओपन मेडिकल स्थिति में अगर किसी एम्प्लॉई ने या पेंशनर ने ओपन मेडिकल को ऑप्ट किया है तो उसको अपनी सैलरी के साथ मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा, पेंशन के साथ मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा, और वो अपने लिए अपने परिवार के लिए बोथ इंडोर साथ ही साथ आउटडोर मेडिकल रिम्बर्समेंट जो है उसको पाने का वो पात्र होगा। अब हम समझते हैं कि इंडोर मेडिकल रिम्बर्समेंट क्या है और आउटडोर मेडिकल रिम्बर्समेंट क्या है। तो इंडोर मेडिकल रिम्बर्समेंट में अगर कोई कर्मचारी, पेंशनर या उसके परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटलाइज होता है किसी डिजीज़ के कारण और उसने जो है फिक्स्ड और ओपन कोई भी मेडिकल अलाउंस के लिए ऑप्ट कर रखा, उस स्थिति में उसको इंडोर मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा मिलेगी। आउटडोर की बात करते हैं, माइनर इलनेस है, हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं और उसने कुछ मेडिसिन जो है वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर जो है वो बाज़ार से परचेज़ की हैं, तो वो जो खर्च है उसको वो जो है वो क्लेम कर पाएगा। और जिन्होंने जो है वो किसको मिल पाएगी उसको, जिसने ओपन मेडिकल को जो है वो ऑप्ट किया हो, और जिसने अगर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो है वो ऑप्ट किया है तो उसको ये आउटडोर मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। एक यहाँ पे प्रश्न आता है कि कई बार कुछ कर्मचारियों पेंशन का ये रहता है कि क्या हम फिक्स्ड मेडिकल, जिन्होंने फिक्स्ड मेडिकल ऑप्ट किया हुआ है और अगर उसको वो ओपन में चेंज करना चाहते हैं तो क्या उसको वो कर सकते हैं। तो साधारण स्थितियों में जो है वो इस ऑप्शन को जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। वो तभी कर सकते हैं जब सरकार द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन जो है वो की जाती है। सामान्यतः सरकार द्वारा जब अलाउंस को बढ़ाया जाता है, उसके रेट चेंज किए जाते हैं, तब सरकार द्वारा ये सुविधा प्रदान की जाती है। उस वक्त उस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, परंतु साधारण स्थितियों में चेंज नहीं कर सकते। परंतु हिमाचल प्रदेश के 21/6/96 की अधिसूचना के अनुसार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें वो उस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। तो उसकी कंडीशंस क्या है उनको हम एक बार डिस्कस करते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट है वो सामान्य रूटीन मैटर में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि कोई भी कर्मचारी है जब चाहे मर्जी जो है वो उसके लिए रिक्वेस्ट कर दे, तो ऐसा स्वीकार्य नहीं होगा। रिक्वेस्ट जो है वो केवल एक्सेप्शनल केसेस में जो है तभी एक्सेप्ट की जाएगी जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो ये सेटिस्फाई होता है कि ऑप्शन को चेंज करने के लिए सफिशेंट जस्टिफिकेशन है। विशेषकर लॉन्ग टर्म कोई बीमारी है और जिसमें जो कि आउटडोर जो ट्रीटमेंट है उसमें जो मेडिसिन हैं वो बहुत ही कॉस्टली है, ये भी इसमें कंडीशन लगाई गई है। साथ ही साथ रिक्वेस्ट जो है वो जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर जो है उनके सर्टिफिकेट के साथ ही एक्सेप्ट की जाएगी कि बीमारी जो है वो बहुत ही गंभीर है। उस स्थिति में रिक्वेस्ट को स्वीकार किया जाएगा। साथ ही साथ जो है वो अंततः एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की सेटिस्फेक्शन के बाद जिसमें कि एक फुल जस्टिफिकेशन चाहिए, तो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा उसको स्वीकार किया जाएगा। तभी वो एम्प्लॉई जो है अपनी ऑप्शन को जो है अगर वो फिक्स से ओपन करवाना चाहता है तो तभी स्वीकार्य होगी। एक हम सभी जानते हैं कि एम्प्लॉई, पेंशनर और साथ ही साथ वो अपनी फैमिली जो है उसके ऊपर जो डिपेंडेंट फैमिली के सदस्य है उनकी रिम्बर्समेंट पर को भी क्लेम कर सकते हैं। तो फैमिली के लिए क्या कंडीशन है, क्या फैमिली हो सकती है, उसको हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मेडिकल अटेंडेंस रूल जो है उसका 4(1) जो है उसमें फैमिली को डिफ़ाइन किया गया है कि सदस्य उस परिवार के जो कि उस कर्मचारी के ऊपर पूर्णतया आश्रित हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर रह रहे हो, लेकिन मेडिकल अटेंडेंस रूल्स में जो साथ रहने की कंडीशन जो है इसको वेव ऑफ कर दे। हो सकता है कि एम्प्लॉई जो है वो किसी और जगह सर्विस कर रहा हो और उसका जो परिवार है वो पेरेंटल गांव में, नेटिव गांव में रह रहा हो, तो उसको वेव ऑफ किया गया है। जो केंद्र के जो नियम है उसमें डिपेंडेंसी को इस तरह से माना गया है कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, उसकी मिनिमम बेसिक पेंशन, बेसिक मिनिमम जो आय है 9,000 प्लस उस समय प्रदान किया वाला डीए जो है दोनों को मिलाकर उससे कम है, ऐसा एक अज्यूम
करने के बराबर अगर उस परिवार के सदस्य उससे कम रहती है तो उसको डिपेंडेंट की श्रेणी में माना जाएगा। तो डिपेंडेंट कौन कौन होंगे? वाइफ हो सकती है या हस्बैंड, जो भी एज द केस में भी। पेरेंट्स होंगे, बेटे होंगे। कब तक होंगे? जब तक वो कमाना शुरू नहीं कर देता, टिल स्टार्ट्स अर्निंग, अटेन्स द एज ऑफ 25 और गेट्स मैरिड। जो भी परिस्थिति पहले आएगी उस परिस्थिति तक जो है वो बेटा जो है डिपेंडेंसी के अनुसार क्लेम, मेडिकल रिमबर्समेंट के क्लेम के लिए सरकारी कर्मचारी के ऊपर जो है वो आश्रित माना जाएगा। डॉटर्स हैं, जब वो अर्निंग शुरू कर दे या उसकी शादी हो जाए, जो भी स्थिति पहले हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज लिमिट। यहाँ पर एज लिमिट को शामिल नहीं किया गया है। अगर कोई परिवार में ऐसा बेटा है जो परमानेंटली डिसेबल है तो उसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज लिमिट जो है वो परिवार उस मेडिकल रूल्स की जो फैमिली है उसमें शामिल किया जाएगा। डॉटर्स में एक और कंडीशन है कि डाइवोर्स्ड, एबंडेंट, सेपरेटेड डॉटर्स हैं, विडो डॉटर्स हैं, उनको भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। सिस्टर्स हैं, अनमैरिड सिस्टर्स हैं, एबेंडेंट सिस्टर हैं, सेपरेटेड सिस्टर हैं और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज लिमिट उनको भी इस परिवार की श्रेणी में शामिल किया गया है। माइनर ब्रदर्स हैं, कब तक होंगे वो? जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाते। इस प्रकार से ये परिवार के सदस्य जो है और उनकी एज या जो भी उनकी कंडीशन के आधार पर उनको जो है वो डिपेंडेंसी के आधार पर परिवार की श्रेणी में शामिल किया गया है। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो परिवार की जो परिभाषा है वो केवल और केवल मेडिकल रूल्स के लिए है। डिफरेंट रूल्स जो हैं, टीए रूल्स हैं, एलटीसी रूल्स हैं, ग्रेजुटी रूल्स हैं, उसमें परिवार की परिभाषा जो है वो उनसे अलग हो सकती है। तो इस प्रकार हम अगर परिवार मेडिकल रूल्स में जो परिवार है उसको अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो केवल मेडिकल रूल्स के लिए ही है। जब दोनों हस्बैंड और वाइफ जो हैं अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उस स्थिति में वो मेडिकल की सुविधा किस प्रकार से ले पाएंगे उसको हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं कि दोनों जो हैं वो अपने लिए और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है फैमिली के सदस्य जो है उनके लिए मेडिकल कंसेशन पाने के पात्र हैं। परंतु उन्हें ऐसी सुविधा पाने के लिए क्या करना होगा? तो उन्हें एक जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो अपने कंट्रोलिंग को जो है सबमिट करनी होगी कि उनमें से कौन जो है वो मेडिकल क्लेम को जो है वो प्रेफर करेगा। और साथ ही साथ उनको जो उसमें क्लियरली ये भी इंडिकेट करना होगा उस जॉइंट डिक्लेरेशन में कि किन किन सदस्यों का क्लेम जो है उसको वो प्रेफर करेंगे, कौन उनकी फैमिली के सदस्य जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है वो डिक्लेरेशन में जो है वो क्लियर होना चाहिए। डिक्लेरेशन जो है वो बोथ जो उनके अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा जो उसको काउंटरसाइन किया जाएगा। डिक्लेरेशन जो होगी वो डुप्लीकेट होगी। एक जो उनकी डिक्लेरेशन है उसको जो उनके सर्विस रिकॉर्ड में रखा जाएगा और दूसरी डिक्लेरेशन जो है वो उनके जो कंसर्न डीडीओज़ हैं उनके पास वो डिक्लेरेशन जो है वो रहेगी। ये डिक्लेरेशन कब तक रहेगी? तो ये डिक्लेरेशन तब तक रहेगी जब तक दोनों जो है वो भविष्य में उसको चेंज नहीं करते। और कब उसको चेंज कर पाएंगे वो? तो अगर किसी हस्बैंड या वाइफ की प्रमोशन होती है या ट्रांसफ़र होती है तो उस स्थिति में दोनों की डिक्लेरेशन के साथ ही वो जो डिक्लेरेशन है वो चेंज हो पाएगी। कि अगर पहले हस्बैंड जो था वो मेडिकल रिम्बर्समेंट, मेडिकल कंसेशन को क्लेम कर रहा था और अब जो है वो वाइफ करेगी या वाइफ कर रही थी तो हस्बैंड करेगा, तो ऐसा वो चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसी वो जॉइंट डिक्लेरेशन जो उसको सबमिट नहीं करते हैं तो उस स्थिति में केवल वाइफ और उसके ऊपर जो आश्रित केवल बच्चे जो हैं उसी का मेडिकल कंसेशन जो है वो मेडिकल रिम्बर्समेंट सुविधा जो है उनको प्रदान की जाएगी। यदि दोनों ने जो है वो ओपन मेडिकल के लिए ऑप्ट किया हो कर रखा है तो उनको दोनों को जो है मेडिकल अलाउंस जो है वो पे नहीं किया जाएगा। परंतु यदि दोनों ने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो उसके लिए ऑप्ट कर रखा तो उस स्थिति में केवल
एक को ही, हस्बैंड या वाइफ को जो है मेडिकल अलाउंस जो है सैलरी के साथ प्रदान किया जाएगा। और उनके जो क्लेम है वो कोई एक ही जो है वो अपने ऑफिस से क्लेम कर पाएगा। यदि हस्बैंड ने प्रेफर किया है कि मैं क्लेम करूँगा तो वाइफ को भी अपने क्लेम जो है हस्बैंड को देने होंगे और हस्बैंड जो है वो अपने ऑफिस से उस क्लेम को कर पाएगा। मैरिड फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं। एज़ पर द रूल 4.4 ऑफ द मेडिकल अटेंडेंस रूल्स कि किसी महिला कर्मी की अगर शादी होती है तो शादी के पश्चात जो है वो क्लेम के लिए अपने पेरेंट्स या अपने पेरेंट्स इन लॉ को जो है वो फैमिली की डेफिनेशन में शामिल कर सकती है। दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए जो है वो स्वतंत्र होगी कि वो अपने जो पेरेंट्स हैं, मायके के पेरेंट्स जो है, उनको वो मेडिकल कंसेशन के लिए ऑप्ट करेगी या पेरेंट्स इन लॉ जो है उनको जो है वो मेडिकल कंसेशन के लिए वो ऑप्ट करेगी। तो शादी के तुरंत बाद जो है उसे एक ऐसी डिक्लेरेशन जो अपने कंट्रोलिंग को देनी होगी। हम बात करते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, हम सभी जानते हैं कि मेडिकल रिम्बर्समेंट की जो सुविधा है वो जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की रहती है या जिनको कि सरकार द्वारा समय समय पर इम्पैनल्ड किया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल, उनकी सुविधा जो है वो सरकार द्वारा दी जाती है। परंतु कई केसेस में, एमरजेंसी केसेस में कुछ एम्प्लॉयज़ द्वारा या पेंशनर्स द्वारा जो है वो ये सुविधा जो है वो नॉन इम्पैनल्ड या नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ली जाती है। तो उस स्थिति में जो है वो मेडिकल सुविधा या मेडिकल रिम्बर्समेंट पाने के लिए ये स्वीकृति जो है वो विभाग के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट से लेनी होगी। उसके बाद ही वो मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा जो है वो मिल पाएगी। मेडिकल रिम्बर्समेंट में एक और प्रावधान है कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसका कि स्थानीय स्तर पर इलाज नहीं है और डॉक्टर द्वारा जो है वो उस बीमारी के इलाज के लिए उस पेशेंट को, उस कर्मचारी के, उसके परिवार के किसी सदस्य को कहीं बाहर जो है वो प्रेस्क्राइब किया कि आप वहाँ से ट्रीटमेंट ले, तो स्थिति में टीए का भी प्रावधान है। तो किस प्रकार से वो प्रदान किया जाएगा? तो आने जाने दोनों वेज के लिए जो टीए प्रदान किया जाएगा, एम्प्लॉय को मिलेगा या उसके परिवार का जो भी सदस्य है जिसको ये ट्रीटमेंट लेनी है बाहर से, उसको प्रदान किया जाएगा। ट्रीटमेंट जो है वो सिटी के बाहर ली जाई है और साथ ही साथ जर्नी जो है वो अपरिहार्य रूप से एप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट पाने के लिए जो है वो आवश्यक है, उस स्थिति में टीए प्रदान किया जाएगा। रेफरल सर्टिफिकेट इसके साथ होना चाहिए कि मेडिकल अथॉरिटी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको रेफ़र किया गया, जहाँ पर रेफ़र किया गया उस स्पेशलिस्ट द्वारा भी ऐसा सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा कि इस आवश्यकता के लिए, इस स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए जो है इस व्यक्ति को जो है, इस पेशेंट को जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है, रेफ़र किया गया है। और साथ ही साथ इसमें मेडिकल अटेंडेंट को भी टीए सुविधा पाने का अधिकार है यदि मेडिकल अथॉरिटी जो है वो उसको ये लगता है कि जो पेशेंट है अनसेफ फॉर द पेशेंट टू ट्रेवल अनअटेंडेड, की अटेंडेंट के बिना जो है उसको जर्नी करना जो है अनसेफ है, तो उस स्थिति में जो अटेंडेंट उसको भी टीए की सुविधा मिलेगी। एम्बुलेंस चार्जेस देने का भी प्रावधान है, पर वही है कि मेडिकल अथॉरिटी द्वारा इसके लिए एम्बुलेंस के लिए प्रेस्क्राइब जो है वो उसको पेशेंट को किया गया है। टाइम बार्ड क्लेम्स की बात हम करते हैं कि कई बार क्लेमेंट जो है अपने क्लेम जो है मेडिकल के उनको देने में उसको देरी हो जाती है, या कई बार ऑफिसेज में जो है वो ट्रेजरी में उनको सबमिट करने में देरी हो जाती, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार का जो निर्धारित समय है उसमें अगर देरी हो जाती तो क्लेम जो है टाइम बार्ड हो जाता है। तो उस स्थिति में टाइम बार्ड क्लेम जो है वो उसकी क्लियरेंस तभी हो पाएगी जब उसको जो है वो एचओडी द्वारा उसको स्वीकृत किया जाता है, उसको रेगुलाइज किया जाता है, तभी वो जो है क्लेम जो है वो ट्रेजरी से ड्रॉ हो पाएगा। क्लेमेंट लेवल की बात करते हैं कि क्लेमेंट को कुछ बातों का जो है वो अपने क्लेम सबमिट करने से पूर्व कुछ बातों का उसको ध्यान रखना है। तो क्या बातें हैं वो कि एक तो उसको अपना जो क्लेम है वो इंडोर है या आउटडोर है तो उसको उसकी पूरी डिटेल जो है उसका जो मेडिकल रिम्बर्समेंट का जो फॉर्म है HPTR 6 उसके ऊपर भरकर जो है वो साथ में पूरी फॉर्मेलिटीज़
करके कि डुप्लीकेट उसको वो क्लेम भरना है, साथ ही साथ उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर और डॉक्टर के हस्ताक्षर करवा कर जो है वो क्लेम पूरा जो है वैलिड टाइम बार होने से पहले जो 3 महीने उसका समय है उससे पूर्व जो है वो अपने कंट्रोलिंग को जो है वो जहाँ से वो मेडिकल सुविधा ले रहा है, कंसेशन ले रहा है, उस कंट्रोलिंग को जो है वो सौंपना है। अब क्लेम जब डीडीओ लेवल पर कंट्रोलिंग के लेवल पर आता है तो कंट्रोलिंग को भी उस क्लेम को पास करने से पूर्व कुछ बातों का जो है वो ध्यान रखना है। तो डीडीओ को क्या इंश्योर करना है कि एक तो क्लेम जो है वो मेडिकल रूल्स जो हैं उसके अनुसार ही क्लेम किया गया है। जैसे कि यदि एम्प्लॉई और पेंशनर जो है अगर वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले रहा है तो क्लेम जो है वो केवल और केवल इंडोर के लिए है, आउटडोर के लिए नहीं है। क्योंकि आउटडोर क्लेम जो मिलेगा वो उसी पेंशनर या एम्प्लॉई को मिलेगा जिसने जो है वो ओपन मेडिकल जो है उसके लिए ऑप्ट किया हुआ है। साथ ही साथ क्लेम जो है वो वेल इन टाइम सबमिट किया गया है, टाइम बार नहीं है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के फाइनेंस रूल 2009 के अनुसार जो है अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट उसको 3 महीने के अंदर अगर सबमिट नहीं किया गया क्लेम को तो वो क्लेम जो है वो टाइम बार्ड होगा। क्लेम जो है वो केवल और केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है या गवर्नमेंट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है। क्योंकि सरकार द्वारा विभिन्न समय पर जो है राज्य के भीतर भी या राज्य के बाहर भी कुछ हॉस्पिटल को जो है इम्पैनल्ड किया गया है कि वहाँ से जो है वो कर्मचारी अपने लिए अपने परिवार के लिए मेडिकल सुविधा ले सकता है। तो उसी हॉस्पिटल का वो क्लेम किया गया। अगर उस हॉस्पिटल का वो क्लेम नहीं है तो उसको जो है वो कंट्रोलिंग द्वारा उस क्लेमेंट को वापस कर दिया जाएगा। हाँ, एक इमरजेंसी की स्थिति हो सकती है। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी की स्थिति है, किसी ऐसे नॉन इम्पैनल्ड या नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चिकित्सा सुविधा ली गई है तो उस स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में उसका सर्टिफिकेट और उसकी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद, स्वीकृति लेने के बाद उस क्लेम को जो है वो कंट्रोलिंग द्वारा पे किया जाएगा। ये भी इंश्योर करें कि क्लेम जो है वो डुप्लीकेट होना चाहिए, एक उसकी ओरिजिनल कॉपी और उसकी एक फ़ोटोकॉपी क्लेमेंट द्वारा उसको साइन किया गया है, डॉक्टर द्वारा उसको जो है वो साइन किया गया है। साथ ही साथ अगर क्लेम जो है वो फैमिली के लिए किया गया है तो हमें चेक करना है उसके सर्विस रिकॉर्ड से कि उसके डिक्लेरेशन में उस परिवार के सदस्य का नाम है जिसके लिए वो क्लेम किया गया। साथ ही साथ वो सदस्य जो है वो उस कर्मचारी या पेंशन के ऊपर जो है वो निर्भर भी है। साथ ही साथ हमें ये इंश्योर करना है कि उसकी प्रेस्क्रिप्शन स्लिप जो है वो उसके साथ है जिसके ऊपर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब रखा है ट्रीटमेंट के लिए। ओरिजिनल कैश मेमोज उसके साथ चाहिए जिसमें कि मेडिसिन और लैब टेस्ट जो है वो लिखे हुए हैं। मेडिसिन्स और लैब टेस्ट जो है वो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब होने चाहिए। जो भी मेडिसिन्स उसने क्लेम की हैं रिवर्समेंट में या जो भी टेस्ट उसने रिवर्समेंट फॉर्म में क्लेम कर रखे हैं उनको दो जो है वो डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्रिप्शन स्लिप में जो है वो प्रेस्क्राइब किया गया है। प्रत्येक मेडिसिन का नाम जो है और टेस्ट का नाम जो है वो कैश मेमो में लिखा गया है जैसे कि वो कैश मेमो में लिखी रहती हैं। तो ये कुछ बातें जो है मुख्य जो है वो डीडीओ को क्लेम जब उसके पास कोई आता है रिवर्समेंट के लिए तो उससे पहले उनको वो इंश्योर करना है। स्क्रूटनी के पश्चात जो है वो कुछ और बातें जो है वो उसके ऊपर भी डीडीओ को जो ध्यान देना है कि केवल उन्हीं मेडिसिन्स और अदर चार्ज उनको एलो करना जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं या चार्जेस ऐसे हैं कि जिनको एलो नहीं किया जाता। जैसे कि हम कैल्शियम की बात करें, कोई ऐसा हेल्थ सिरप है उसको जो है वो उसकी मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा नहीं रहती। सिरिंज है, ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ मेडिसिन है, कुछ चार्जेस हैं, उनकी सुविधा रिम्बर्समेंट में नहीं दी जाती। टेस्ट की बात हम करें कि कोई ऐसा टेस्ट मेडिकल टेस्ट करवाए तो उसको उसके रेट जो है हमें जो है वो गवर्नमेंट द्वारा जो निर्धारित रेट है, गवर्नमेंट द्वारा जो अपने हॉस्पिटल में जो रेट उसके साथ ऐड पार करके हमें उसके अनुसार उसको पास करना। जैसे हम बात करते हैं कि ईसीजी अगर किसी की रहती है तो ईसीजी में गवर्नमेंट का जो रेट है 30 से 40 रुपये ऐसा करके निर्धारित 50 रुपये हो सकता है, परंतु प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उस रेट को जो है 200-300 रुपये भी चार्ज किया जाता है या किया जा सकता है। तो उस स्थिति में हमें उस रेट को जो है वो गवर्नमेंट का जो रेट है उसके बराबर ही उसको ऐड पार करके
राशि के लिए ही उसको पास करना है। एक और परिस्थितियों में क्या है कि गवर्नमेंट अगर किसी एम्प्लॉई ने जो है वो मेडिकल सुविधा जो है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से ले रखी है, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, और उसमें ऐसे कुछ सर्जरी चार्जेस हैं जो कि उसमें लिखे गए हैं। हम जानते हैं कि सर्जरी चार्जेस पास नहीं किए जाते, परंतु गवर्नमेंट ने कुछ पैकेज जो है, हिमाचल गवर्नमेंट ने उस हॉस्पिटल के साथ उन पैकेज का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। तो उस स्थिति में उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है हम उस पैकेज के कॉन्ट्रैक्ट को हम एक बार वेरीफाई कर लें तो उस स्थिति में उस सर्जरी के चार्ज भी रिम्बर्स हो सकते हैं। अगर ऐसे कोई सर्जरी चार्जेस अगर लगे तो हम इंश्योर करें, गवर्नमेंट के लेटर्स को चेक लें, या हम जो क्लेमेंट है उससे कहें कि आप हॉस्पिटल से जो है वो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है पैकेज का, तो पैकेज का लेटर जो है वो हमें उपलब्ध करवाएं। उसके पश्चात डीडीओ को प्रत्येक कैश मेमो जो है उसको पास्ट फॉर पेमेंट करना है कि ये कैश मेमो जो है इतनी राशि के लिए जो है वो पास किया जा रहा है। उसके बाद हमें उसका जो बिल है उसको प्रिपेयर करना है और 3 महीने के भीतर जो उसको जो है वो ट्रेजरी को सबमिट करना है एज़ पर द गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स 2009 के अनुसार, अन्यथा वो क्लेम जो है वो टाइम बार्ड हो जाएगा और उसकी जो बाद में कोई जो स्वीकृति है वो HOD से रेगुलाइज करवानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से इसकी स्क्रूटनी करनी है। एम्प्लॉई का अगर क्लेम है तो उसको IP नंबर के साथ, पेंशनर क्लेम्स को K नंबर के साथ हमें IFMS ऑनलाइन जनरेट करना है उस बिल को। अगर बजट अवेलेबल है मेडिकल रिम्बर्समेंट में तो उसको सबमिट करना है हमें ट्रेजरी को। अगर बजट अवेलेबल नहीं है तो बजट का इंतज़ार करते हुए हमें जब भी बजट हमारे पास आता है तो उस क्लेम को हमने उसको ट्रेजरी को पेमेंट के लिए सबमिट करना है। परंतु हम ये ज़रूर इंश्योर के जब भी हमारे पास कोई क्लेम आए तो हम तुरंत उसकी क्लेम की स्क्रूटनी करके जिन बातों को हमने ऊपर डिस्कस किया उसके आधार पर हम क्लेम को जो है वो बनाकर तुरंत उसका जो बिल है वो उसको IFMS के साथ क्रिएट कर दें। तो उस स्थिति में वो जो क्लेम है वो टाइम बार्ड नहीं होगा। तो इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि मेडिकल क्लेम के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आउटडोर, इंडोर मेडिकल रिम्बर्समेंट क्या है, फिक्स्ड मेडिकल, ओपन मेडिकल, चेंज ऑफ ऑप्शन, फैमिली, इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया। फिर भी मेरे आपसे एक बार निवेदन है कि जब भी हम कोई क्लेम को फाइनल करें तो सरकार द्वारा जो विभिन्न समय पर जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा या हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा, क्योंकि इसमें अधिकतर जो इंस्ट्रक्शन है वो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी की जाती है, तो उनको हम ज़रूर फॉलो करें समय समय पर कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो है समय समय पर जारी की गई है। तो इस प्रकार से इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया। आशा है कि ये जानकारी जो है आपको लाभकारी लगी होगी, क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज जो है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सर्विसेज जो गवर्नमेंट टू पब्लिक सर्विस जो है वो बेहतर हो पाए। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है उन सर्विसेज के लिए लाभकारी वीडियो हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को, इस जानकारी को अधिक से अधिक एम्प्लॉयज़ से जो है वो शेयर करें। धन्यवाद।